आज की इस वीडियो में मैं डमी वेरिएबल्स एंड डमी वेरिएबल ट्रैप की बात करूंगा। तो जो डमी वेरिएबल होता है वो क्या होता है, जैसे मैंने आपको लेबल एनकोडिंग डिस्कस करी थी। तो लेबल एनकोडिंग में क्या किया था हमने, 0 1 2 देन हम ऐसे करते चले जाते थे, जो भी टेक्स्ट डेटा होता था उसके ऊपर उसको असाइन करते चले जाते थे। अब जो डमी वेरिएबल होता है वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मेरा जेंडर का कॉलम दिया हुआ है, ये मेरा सैलरी का कॉलम दिया हुआ है कि इस जेंडर के हिसाब से ये सैलरी है, ठीक है। अब जब इसको मैं मशीन लर्निंग मॉडल में अप्लाई करने की बात करूं तो दिक्कत कहाँ आती है, हमारा मशीन लर्निंग मॉडल कभी किसी टेक्स्ट पे वर्क नहीं करता, इसलिए हमको कहीं ना कहीं इसको न्यूमेरिक वैल्यूज़ में चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे जेंडर में मेल है एंड फीमेल है, तो इसको न्यूमेरिक वैल्यूज़ में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉलम बना देंगे मेल का और एक कॉलम बना देंगे फीमेल का। जहाँ भी मेल आ रहा है वहाँ पर मेल के नीचे 1 असाइन हो जाएगा, और मेल वाले कॉलम में जैसे फीमेल आई फिर हम 0 असाइन कर देंगे, फिर मेल वाले में 1 1 1 एंड देन 0। तो सिंपल है, दो कॉलम हमने क्या किए, एक तो मेल बना दिया एक फीमेल बना दिया, जहाँ भी मेल आ रहा है वहाँ 1 कर दो, और जहाँ भी फीमेल में फीमेल आ रही है वहाँ 1 कर दो, बाकी सब में 0 0 0 असाइन हमने कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसमें एक चीज़ बात करूँ तो यही होता है डमी वेरिएबल, कि हमने क्या किया कि टेक्स्ट को ऐसे वेरिएबल्स में करके असाइन कर दिया। अब अगर मैं एक चीज़ बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हो कि या मेल को जब मैं 1 से असाइन कर रहा हूँ एंड फीमेल को असाइन कर रहा हूँ मैं 0 से यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लो कि मेल आया एंड फीमेल नहीं आई तो हमने क्या लिख दिया 1 0। अगर मेल नहीं आया और फीमेल आई तो हमने लिखा 0 1। अब यहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है, अगर मैं दोनों को प्लस करूँ, जैसे कि मेल का आया 1 एंड फीमेल का आया 0, दोनों का मैं प्लस करूं तो प्लस करने पे दोनों का सम क्या आएगा 1। ऐसे जब अगर मान लो मेल नहीं आया और फीमेल आई तो मेल में 0 आ गया फीमेल में आ गया 1, तो जब दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा 1। तो या तो मेल आ रहा है या फीमेल आ रहा है, ऐसा नहीं कोई भी सिचुएशन हो सकती कि जेंडर में ना तो मेल आए ना तो फीमेल आए, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक तो आएगा। तो हम कह सकते हैं कि फीमेल इक्वल्स टू मेल -1, ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, क्योंकि जो हम मेल को असाइन कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1 से और फीमेल को असाइन कर रहे हैं हम 0 से। तो अगर मैं कहूँ कि फीमेल इक्वल्स टू मेल 1 माइनस मेल, तो इट इज़ पॉसिबल, हाँ बिल्कुल पॉसिबल, क्योंकि अगर जैसे मेल आया तो मेल की वैल्यू हो गई 1, इसका मतलब फीमेल नहीं होगा वो, तो मतलब मैंने क्या किया 1 - 1, तो फीमेल में क्या आ गया 0, ठीक है। अगर मेल नहीं आया तो क्या आया 0, तो फीमेल में क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी 1 - 0 इक्वल्स टू 1। तो अकेले मेल के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि फीमेल आ रही है कि नहीं, क्योंकि वो दोनों परफेक्टली रिलेटेड हैं, जिसको हम बोलते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। ये स्टैट्स का टॉपिक है बड़ा सा, मल्टी कोलिनियरिटी, और जहां मल्टी कोलिनियरिटी मैं बोल रहा हूं उसका मतलब है परफेक्ट कोरिलेशंस, जैसे कि मेल प्लस फीमेल इक्वल्स टू 1, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर होगा, और जब मैं सम करूं तो क्या आना चाहिए 1। इसको बोलते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। तो ये हमारी प्रॉब्लम कब असाइन करेगा वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि कोई एक मैं लीनियर इक्वेशन लूँ y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, अगर मैंने कुछ वैल्यूज़ के साथ ग्राफ असाइन किया कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो जो c है मतलब जो हमारा कांस्टेंट है वो इसकी यहाँ से डिस्टेंस बताता है कि x एक्सिस से हमारे y एक्सिस से जहाँ से ग्राफ ड्रॉ होना चालू हुआ है वो कितने डिस्टेंस पर है वो हमें बताता है c, एंड जो m होता है वो बताता है स्लोप मीन्स एंगल, ठीक है। ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन हो गई y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब अगर मैं इसमें मल्टी कोलिनियरिटी की बात करूं तो क्या हुआ, जैसे मैंने बताया मेल 1 था फीमेल 0 था, अब मैंने अगर दोनों को कंसीडर किया, ठीक है, अब दोनों को अगर मैंने कंसीडर किया तो ये दोनों मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, मतलब ये x वाले साइड पे आएंगे। तो अगर मैं इनको रखूं तो कैसे रखूंगा, m1 x1, मतलब मान लो कि मेल के लिए x1 है एंड प्लस m2 x2 प्लस सी, ठीक है।
ये मेल के लिए x1 है एंड फीमेल के लिए x2 है एंड देन एक कांस्टेंट है पर c। अब दिक्कत कहाँ आएगी, मैंने जैसे आपको बताया कि मेल प्लस फीमेल इक्वल्स टू 1, तो जो x2 है उसको मैं क्या कह सकता हूँ 1 माइनस x1। तो मैंने क्या किया m1 x1 प्लस m2 एंड 1 माइनस x1 प्लस c। अब अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं m2 का अंदर तो क्या हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 माइनस m2 x1 प्लस c। अब आप देख सकते हो कि m2 x1 आ रहा है, m1 x1 आ रहा है, ये दोनों तो ठीक हैं क्योंकि ये वेरिएबल के साथ हैं, ये x1 के साथ है, ये भी x1 के साथ है m2 x1, बट ये जो m2 है वो अब कांस्टेंट बन चुका है, तो ये जो m2 हुआ वो c में ऐड हो गया। बात समझ में आई? दोबारा क्लियर लिखता हूं मैं क्या हुआ। देखो हमारी जो इक्वेशन हमने सॉल्व करी तो क्या बनी, m1 x1 प्लस m2 माइनस m2 x1 प्लस c। तो अब ये जो m2 आप देख रहे हो x2 के साथ था वो अब कांस्टेंट के साथ जाके मिल गया, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो ये हमारे साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि नहीं, पूरा मॉडल गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में क्या था, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और अब ये क्या बन चुका है, कांस्टेंट बन चुका है मल्टी कोलिनियरिटी की वजह से, क्योंकि हमने मेल और फीमेल दोनों को साथ में लिया है। तो हमारी पूरी इक्वेशन में गड़बड़ हो गई। तो ये दिक्कत आती है डमी वेरिएबल्स के साथ और इसको हम बोलते हैं डमी वेरिएबल ट्रैप। ये मैथमेटिकल सीन मैंने आपको बता दिया कि डमी वेरिएबल ट्रैप कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जैसे अगर डमी वेरिएबल ट्रैप आ गया तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। मैंने आपको बताया कि मेल को हम असाइन कर रहे थे 1 से, फीमेल को असाइन कर रहे थे 0 से। सिंपली वी विल ड्रॉप अ कॉलम आइदर मेल और आइदर फीमेल, क्योंकि मेल की वैल्यू से फीमेल हम बता सकते हैं कि जो फीमेल होगी वो 1 माइनस मेल होगी, और अगर फीमेल की वैल्यू लूँ तो उससे मेल बता सकते हैं कि जो मेल अगर फीमेल की वैल्यू है हम पर तो 1 माइनस फीमेल होगा मेल, ठीक है। एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी। इसलिए आइदर मेल और फीमेल कोई भी हम किसी भी कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। तो या तो मैं मेल लूंगा या तो मैं फीमेल लूंगा। फिर उसके बाद अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो सीधे सीधे मेरी इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू m1 x1 प्लस c। दैट्स इट। एक कॉलम को हमने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर अ डमी वेरिएबल ट्रैप। अब यहां पर मैंने दो चीजें पे बात करी, या तो मेल था या फीमेल था। ऐसे ही अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 में लूं मैं, जैसे कि मेरे पे कंट्री दी है फ्रांस, स्पेन एंड जर्मनी, यूनिक, एंड देन उस हिसाब से सैलरी दी है, मुझे सैलरी निकालनी है। अब मैं अगर फ्रांस, स्पेन एंड जर्मनी का डमी वेरिएबल्स क्रिएट करूं तो वो कुछ ऐसे बनेंगे कि जहां भी फ्रांस आ रहा है वहां 1 कर दो, जहां भी स्पेन में स्पेन आ रहा है वहां 1 कर दो, जहां भी जर्मनी में जर्मनी आ रहा है 1 कर दो, बाकी सारे 0 कर दो, ठीक है। तो अगर मैं इन कॉलम्स में बात करूं, जैसे जर्मनी है तो मेरे को क्या जर्मनी वाले कॉलम की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि जर्मनी क्या है, क्योंकि अगर कंट्री में मैं लूं तो केवल ये 3 ही वैल्यू हैं कंट्री में, या तो फ्रांस है या स्पेन है या जर्मनी है। तो अगर मैं कहूं कि फ्रांस नहीं आ रहा, मतलब फ्रांस में 0 है, स्पेन में भी 0 है, तो इसका मतलब गारंटेड ये है कि जर्मनी तो आ ही रहा होगा, तो जर्मनी की वैल्यू क्या होगी 1। मतलब ये परफेक्टली को रिलेटेड हुए कि नहीं हुए। अगर मैं कहूं कि चलो फ्रांस आ रहा है, इस नहीं आ रहा, तो फिर गारंटी है कि जर्मनी भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एक बार में कोई एक ही आएगा, बिकॉज फ्रांस प्लस जर्मनी प्लस स्पेन इक्वल्स टू 1, जिस हिसाब से हमने इसको डमी वेरिएबल्स में असाइन किया है। तो फ्रांस प्लस जर्मनी प्लस स्पेन इक्वल्स टू 1। एंड अगर मेरे को मान लो कि जर्मनी की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, जर्मनी इक्वल्स टू 1 माइनस फ्रांस माइनस स्पेन, ये मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि ये परफेक्टली को रिलेटेड है, परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी है, इसलिए मैं ऐसे निकाल सकता हूं। तो जब मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं गलत वाली इक्वेशन लिखता हूं कि वो क्या बनेगी, फिर उसके बाद सही वाली देखेंगे। जो गलत वाली बनेगी वो क्या बनेगी, y इक्वल्स टू m1, एंड मान लो फ्रांस को मैं f से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो m1 f
प्लस अगर स्पेन एस है तो M2S, जर्मनी अगर जी है तो M3G, प्लस हमारा कांस्टेंट आ गया C। ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई विद द मल्टीपल वेरिएबल्स। अब अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो G को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस एफ माइनस एस, ठीक है। तो मैं उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं अब, M1F प्लस M2S प्लस M3, एंड जर्मनी की जगह क्या आ गया, 1 माइनस एफ माइनस एस, ठीक है, प्लस C। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं और आगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, M1F प्लस M2S, ठीक है। अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, तो मैं ये कह सकता हूं माइनस M3 F प्लस S, ठीक है, एंड ये वाला M3 इस कांस्टेंट के साथ सम हो गया है ना, तो M3 प्लस C। फिर से दिक्कत आ गई कि नहीं आ गई, कांस्टेंट M3 आ गया, जबकि ये क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ था, दिक्कत हुई क्रिएट। दिस इज अ डमी वेरिएबल ट्रैप। तो इसका भी सॉल्यूशन सेम है, क्या करेंगे, किसी भी एक को ड्रॉप कर दो। तो हम क्या ड्रॉप कर देते हैं, जर्मनी वाले को ड्रॉप कर देते हैं। तो जब मैंने जर्मनी वाले को ड्रॉप किया, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया, तो नाउ दिस इज फाइन, क्योंकि जो तीसरी वैल्यू है वो अपने आप रिलेट होकर हम बता सकते हैं कि है या नहीं जर्मनी, क्योंकि वो इन दोनों से रिलेट करती है। सो आवर इक्वेशन विल बी दिस विल we use in our machine learning model, so it is very important to know what is dummy variable and dummy variable trap। ये मैंने आपको पूरा एग्जांपल के थ्रू समझा दिया कि क्यों आता है, क्यों रिमूव करना पड़ता है, सब कुछ। That's it about dummy variables and dummy variables trap।